नमस्कार बच्चों, आज हम आपका प्रश्न उत्तर बताएंगे पाठ 3 का। और पाठ 3 में हमने पहले जिन भी बच्चों ने पाठ 3 बेहतर तरीके से पढ़ा होगा वो बहुत ही अच्छा अपना प्रश्न का उत्तर लिख पाएगा। जो भी बच्चों ने अगर बेहतर तरीके से पढ़ा है, जिन्होंने समझा है चीज़ों को, जिन्होंने जो है कि एक एक शब्द को सुना हुआ है, उनके लिए बहुत ही आसान होने वाला प्रश्न का उत्तर देना। तो हम शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न। पहला है बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है विलय नीति का संबंध है। विलय नीति वही जो कहता था कॉलर पकड़ के, कैसा है बेटा, हमारे पास नहीं आओगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। और विलय नीति क्यों अपनाई थी? कहा ऐसा है कि तुम लोगों को जो है, जो अपनी संतान नहीं है, उनको गोद नहीं लेने देंगे हम, और गोद लिए तो हम टांग देंगे तुम्हारे राज्य को। अगर गोद लोगे बच्चा तो हमारी अनुमति से लोगे। तो उस व्यक्ति का नाम क्या था? लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने हड़प नीति का प्रवर्तन किया हुआ था। और ये जो है कि कौन सा किन किन को हड़पा था? पहले सतारा को हड़पा, फिर जैतपुर, बघात, इन सबको धीरे धीरे हड़पते हड़पते अपना क्षेत्र का विस्तार कर दिया। अगला है दूसरा, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा संघ को पराजित किया। मराठा संघ वही जो सरहिंद तक पहुंच गए थे, जिन्होंने जो है कि अफ़गान के शासक जिसका नाम अहमद शाह अब्दाली था, उसको चुनौती दी थी कि बेटा आ जाओ, हम तुमसे दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मराठे को ये नहीं पता था कि उनके जो जितने भी भारतीय शासक हैं, चाहे वो मुग़ल का नवाब हो, चाहे अवध का नवाब हो, चाहे जो है कि राजपूत हो, सिख हो, कोई उसका साथ देने वाला नहीं है, क्योंकि सब मराठों से त्रस्त हो गए थे। और अहमद शाह अब्दाली पा गया अकेले मराठों को, पानीपत के युद्ध में दौड़ा दौड़ा को मारा उनको, और बहुत बुरी तरह से पराजय हुई मराठों की। और इस शासक का नाम अहमद शाह अब्दाली था, हमने देखा था। दूसरी मराठों को से लड़ रहा था विश्वास राव, और उसका जो नेतृत्व कर रहा था सेना का, वो सदाशिवराव भाऊ था। तो ये युद्ध हुआ था कितना? 1761 में। और यह सिद्ध कर दिया था कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा, और मराठे भारत के शासन से बाहर हो गए, क्योंकि नहीं तो उनकी कमांड दिल्ली में थी। दिल्ली का मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय अगर चाय भी पीता था तो वो मराठों से पूछ कर पीता था कि साहब पी ले? तो मराठे कहते थे हाँ पी लो, तो वो पी लेता था, और नहीं तो उनका सांस लेना दूभर कर दिया था। तो इस तरह से मराठे जो है अपना धीरे धीरे उनका क्या हो गया, साम्राज्य पतन की तरफ चलता चला गया। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न, आइए हम देखते हैं आगे। प्रश्न, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ? वही व्यक्ति प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ। याद करिए, हैदर अली वही हैदर अली है जिसने अंग्रेज़ों को ललकारा कि तुम हमको चोट दोगे, अभी तो हमारे पास इतनी बुढ़ा हैदर था, लेकिन इतनी ताकत है कि तुमको तो उखाड़ फेंक देंगे बच्चा। तो हैदर अली ने जो है कि पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, हैदर अली और कंपनी अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। और इस युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेज़ों को पछाड़ दिया, और अंग्रेज़ों को मजबूर होकर हैदर अली से संधि करनी पड़ी। तो इस तरह से हैदर अली ने जो है कि अपने जो है कि मैसूर राज्य की रक्षा की। फिर दूसरा है, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किस सन में की? टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। कब? 1790 से 1792 ईस्वी में हुआ। देखिए, हैदर अली ने दो युद्ध लड़ा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा था? 1767 से 69 तक। दूसरा 1780 से 84 तक। लेकिन उसको दोनों युद्ध में जो है कि सफलता मिली थी। और द्वितीय युद्ध जब आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था तो उसमें जो है कि वो बहुत बुरी तरह से उसको तलवार लग गई, चोटें लग गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा तो उस समय हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान युद्ध मैदान में था। वो भी बहुत साहसी और बहुत वीर योद्धा था। लेकिन उस समय मराठा और निजाम, जिनको हैदर अली अपने पक्ष में कर लेता था, कहते हैं ना कि जब युद्ध आप लड़िए तो अपने जो परिवार है उसको अपनी तरफ कैसे भी लालच लेके आइए, लेकिन लेके आइए साथ। तो
आपका भी दुश्मन भी कभी ज़िंदगी में बाल बाका नहीं कर पाएगा। लेकिन टीपू सुल्तान ने यही गलती की, उसने हैदराबाद के निज़ाम को और मराठों को अपने साथ नहीं ले आ पाया। और इसीलिए आप देखेंगे कि जब 1790 से 1792 में अंग्रेज़ों से उसका मुकाबला हुआ तो टीपू सुल्तान बहुत बुरी तरह से पराजित हो गया। और पराजित हुआ, इसी युद्ध में पराजय के पश्चात टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की। कब की थी? 1792 में की थी, जिसमें टीपू को अपना आधा राज्य गंवाना पड़ा। टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य अंग्रेज़ों को दे देना पड़ा। हैदर अली ने जिस राज्य को संरक्षण प्रदान किया था, जिस राज्य को संरक्षित किया हुआ था, अंग्रेज़ों में बचा कर रखा हुआ था, टीपू सुल्तान को गंवाना पड़ गया। और वह इसलिए क्योंकि वह जो है निज़ाम को और मराठों को अपने पक्ष में अगर कर लिया होता तो उसका बाल बाका अंग्रेज़ नहीं कर पाते। लेकिन अंग्रेज़ जो है कि बड़ा टीपू से भी बड़े सुल्तान जो है कि वो चालाक निकल गए। उन्होंने निज़ाम को, मराठों को अपने साथ मिलाया और टीपू सुल्तान को धूल चटा दी। अगला देखते हैं, तीसरा लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न है, प्रथम मराठा युद्ध के बारे में लिखिए। कहते हैं कि जब किसी का आप घर खोदेंगे तो आपका भी घर क्या हो जाएगा? गिरेगा जरूर, पक्का गिरेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि दूसरे का घर मत फोड़िए और अपना भी दूसरे का घर संवारिए और अपना भी घर आप संवार के रखेंगे। अगर आप दूसरे का घर फोड़ेंगे आपका घर एक न एक दिन स्वयं फूटेगा जरूर। और यही हुआ आप देखेंगे मराठों के साथ। मराठों ने मैसूर कि जब मैसूर से युद्ध हो रहा था हैदर अली से, टीपू सुल्तान से, तो उन्होंने क्या किया कि कभी अंग्रेज़ों का साथ दिया हमेशा। तो अंग्रेज़ों के साथ देने से क्या हो गया कि अंग्रेज़ मैसूर को जीत गए। अब जब जीत गए तो अगला निशाना किसका था? मराठे थे। अब देखिए इसमें प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 1782 में हुआ। छिड़ गया इनसे। अंग्रेज़ों ने कहा कि ऐसा है कि अब यही मराठे बचे हैं, इनसे अब लोहा लिया जाए। लेकिन मराठे अभी भी 1775 से 82 में भी बहुत मजबूत स्थिति में थे। इतनी मजबूत स्थिति में थे कि अंग्रेज़ उनका बाल बाका नहीं कर सकते थे। अभी उनके जो है कि कहते हैं कि इतना मजबूत था उनका साम्राज्य कि वो किलों को तोड़ नहीं सकती थी उनकी तोपें। तो जो 7 वर्षों तक चला, जिसमें मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी आमने सामने थी, नाना फडणवीस के कुशल नेतृत्व तथा मराठों की सैन्य शक्ति के आगे अंग्रेज़ों को अधिक सफलता नहीं मिली। बहुत जो है कि संघर्ष किया अंग्रेज़ों ने कि किसी तरह से मराठों पर हम दबाव बना ले, मराठों को जीत जाएं। मराठों के जो सरदार हैं उनको फोड़कर तोड़कर उनको जो है कि अपनी तरफ मिला के, और रघुनाथ राव को तो इन सब मिला लिए थे अपनी तरफ, लेकिन फिर भी मराठे बहुत ही ताकतवर भी थे और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को धूल चटा दी। अंत में 1782 ईस्वी में दोनों पक्षों के मध्य सालबाई की संधि हुई। इसके अनुसार नारायण राव को नवजात पुत्र माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार कर लिया गया। माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार कर लिया गया। कुछ जो है कि क्षेत्र अंग्रेज़ों को दिया गया, जैसे सालबाई का क्षेत्र अंग्रेज़ों को मिल गया, लेकिन उनको जो है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। उन्हें ये लग गया कि अभी जो है मराठे अभी चट्टान की तरह है, अगर अंग्रेज़ उनसे टकराएंगे तो चूर चूर हो जाएंगे, अभी बचेंगे नहीं, इसलिए मराठों का भी मत छेड़ो। अब देखते हैं प्रश्न दूसरा दे रहा है, सहायक संधि क्या थी? याद करो कौन था सहायक संधि? लॉर्ड वेलेस्ली। स्वतंत्र राज्यों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि का सहारा लिया। सहायक संधि को जो भी राज्य स्वीकार कर लेता उसे निम्न शर्तें माननी पड़ती थी। पहला क्या था? उस राज्य को ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी। अंग्रेज इतने चालाक थे, इतने चतुर थे कि जिस भी राज्य ने सहायक संधि स्वीकार कर ली उनको ये कह दिया जाता था कि ऐसा है नवाब साहब, आपकी सेना जो बड़ी बुढ़ी हो गई है, जर्जर हो गई है, ख़त्म हो गई है, आप इस पर पैसा क्यों फूंक रहे हैं? हमारी सेना देखिए, आप उसमें तोप है, उसमें बंदूकची हैं, उसमें जो है कि एकदम अनुशासित सेना है, इसको रखिए और जो भी बाहरी संघर्ष होगा उससे हम निपटेंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? राजा कह लेता था चलो ठीक है भैया, हम सेना आपकी रख ले रहे हैं, अपनी सेना भंग कर दे रहे हैं। अब एक चीज़ हमको ये बताइए कि अगर जब राजा अपनी सेना भंग कर देगा तो क्या आपको लग रहा है कि जो अंग्रेज़ों की सेना थी वो राजा की बात मानेगी? कभी ज़िंदगी में नहीं मानेगी।
राजा को उन्होंने अपने चंगुल में ले लिया, क्योंकि राजा के पास जब सेना नहीं रहेगी तो उसकी शक्ति नहीं रहेगी, और जब शक्ति नहीं रहेगी तो आपको चटनी की तरह पीस के सब चाट जाएंगे, ये जान लीजिए, ये स्थिति कर देंगे। दूसरा देखिए, फिर सेना का सारा खर्च अधीनस्थ राज्य को देना पड़ता था। जिसने सेना रखी, अब राजा से कहते थे कि भैया सेना रखी है, भूखे मरवाएंगे इनको, आप उनको खाना दीजिए, उनको रहने के लिए दीजिए, आप उनकी वेतन की व्यवस्था करिए, भाई आपकी रक्षा कर रहे हैं तो वेतन तो आप देंगे ही। एक तीर से उन्होंने दो निशाना साध लिया। क्या दो निशाना साधा? एक तो उन्होंने अपनी सेना रख दी कहाँ, एक राजा के अधीन, राजा सारा खर्चा देता था। अब अगर अंग्रेजों के पास जो पैसा था उस पैसे की बचत हो गई कि नहीं, क्योंकि अपनी सेना के खर्च के लिए भाई उनको वेतन देना पड़ता, उनके रख रखाव के लिए वेतन देना पड़ता, उनके पोशाक वगैरह के लिए वेतन देना पड़ता। अब सारा वेतन कौन दे रहा है? वो दे रहा है भारतीय कोई नवाब। अंग्रेज माला माल ही होते गए। फिर दूसरा, एक ब्रिटिश अधिकारी राज्य में रखना पड़ता था जिसे रेजिडेंट कहा जाता था। इसको रखना पड़ता था कि नवाब कोई ऐसा काम ना कर दे कि जो ब्रिटिश रेजिडेंट से अनुमति लेनी पड़ती थी कि भैया हम इनको नियुक्त कर दें। वो कहता था हाँ तो नियुक्त कर दो, वो कहता था नहीं तुम मत नियुक्त करो। जिससे किसी से हाथ मिलाना है, किसी से संधि करना है, जब वो अनुमति दिया तभी नवाब कर सकता था, नहीं तो नहीं कर सकता था। अपने राज्य में किसी भी विदेशी अधिकारी या कर्मचारी की नियुक्ति से पहले राजा या नवाब को ब्रिटिश अधिकारियों से अनुमति लेनी होती थी। अगर कोनो फ्रांस के हो, कोनो इंग्लैंड के हो, कहीं हो, कोनो व्यक्ति के अगर नियुक्त करत है तो सबसे पहले कैसे कंपनी से अनुमति लेनी पड़ी, वो रेजिडेंट से अनुमति लेनी पड़ी कि भैया हम नियुक्त कर दे कि ना नियुक्त करी। तो कही कि नहीं नहीं नियुक्त मत करा, हमार जान ले बात तो नियुक्त करके। तो यह तरह से राजा अपन शक्ति खो देना। बाह्य राज्यों या वैदेशिक संबंध ब्रिटिश कंपनी की अनुमति से ही बनाया जाता था। मतलब कहा से कि अगर तुम्हें बाहरी देश से, मतलब पड़ोसी देश से, मराठा के अगर जो उनके निजाम से संबंध बनावे खो या निजाम के संबंध बनावे खो किसे, मैसूर से, तो उससे पहले तुम्हें जो कैसे अनुमति लेनी पड़े ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कि भैया हम संबंध बनाए कि ना बनाए। अगर संबंध बनाए तो कौन शर्त रही, कौन समझौता रही, ऊपर जब तक अप्रूवल ब्रिटिश कंपनी ना दे दे तब तक नवाब कुछ ना कह सकते। मतलब टोटल कहे का आशय हो कि नवाब खाली नवाब रहिए, ओकर सारी शक्ति केकरे अधीन चलिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज के अधिकार में चलिए। अंग्रेज इतना शातिर है तब भारत पे कब्जा कर लेना, नहीं तो भारत में जो ब्राह्मण ठाकुर रहा है वो तो बहुत चमर चलाक रहा है, उनने कैसे कब्जा लगा देवा देता। लेकिन जो न कि अंग्रेज जो न उन हमों बड़ा चमर चतुर निकल हमों उनसे उन्हें कब्जा दिलवा देना। अब देखिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति क्या थी, इस नीति के क्या उद्देश्य थे? उत्तर, लॉर्ड डलहौजी साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था, वही राज्य हड़पने की नीति हमने बताया था। डलहौजी ने स्वतंत्र भारतीय शासकों पर नियंत्रण एवं पूर्ण रूप से कब्जा करने के लिए राज्यों को हड़पने की नीति अपनाई। लॉर्ड डलहौजी ने ये कहा कि भैया हम इनको छोड़ेंगे नहीं, हमारा एक ही उद्देश्य है, भारत के जो छोटे छोटे राज्य हैं इनको समाप्त करना और सबको किसके, ब्रिटिश अधीन के लेके आना, और सब में ब्रिटिश शासन व्यवस्था, ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था, ब्रिटिश राजस्व व्यवस्था सब जैसा पूरे साम्राज्य में, पूरे भारत में लागू है वैसा इन क्षेत्रों में भी लागू करना है। इस नीति के अनुसार जिस भी भारतीय राजा का कोई पुत्र नहीं था वह अंग्रेजों की अनुमति के बिना पुत्र गोद नहीं ले सकते थे। कि भैया अब जौन हो, अगर जौने भी राजा के अपन वैध पुत्र मतलब होला कि अपन संतान हो, अपने अपन ये बोलो खून हो, तो वो अगर पुत्र हो तुम्हारे पास तो हर जौन हो कि राज्य आगे बढ़ सकाल, वंश आगे बढ़ी, नहीं तो तुम्हें गोद लेवे का अधिकार ना हो कि तू जौन हो कि गोद रहेला और लई के जौन हो कि ओके सत्ता देता कि तू हमारा राजवंश चलावा, तो ऐसा ना कह सकता। और हिंदू जौन अधिनियम बा या हिंदू जो शास्त्र हैं वो कहेलन कि कौनो भी व्यक्ति के अगर ओकर वैध पुत्र ना हो तो कौनो अन्य बालक के गोद ले सकाला, और गोद ले के का करी, अपन पूरी संपत्ति और पूरा साम्राज्य ओके दे सकाला। लेकिन अंग्रेज कहे कि ना ऐसा ना है भैया, तुम्हारा वैध पुत्र हो तब तो राज्य आगे चलाई, नहीं तो
उ राज्य के हड़प ले, हम लोग हड़प के अपने अधीन के ले। जब हड़प के अधीन के ले तो उम्मन जो की जितना राजस्व हुई वो हमें मिली। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार प्रत्येक संतानहीन व्यक्ति को गोद लेने का अधिकार प्राप्त है, किंतु डलहौजी ने अंग्रेजी राज्य के अधीन किसी संतानहीन भारतीय नरेश को गोद लेने का अधिकार से वंचित कर दिया। उसने कहा कि ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है, नियम आपको नहीं अधिकार देंगे। फिर अगला देखिए, इस नीति से डलहौजी ने सर्वप्रथम सतारा को हड़प लिया। मतलब ने नहीं है, ये ने गलत हो गया है। मतलब जो है कि इस नीति से डलहौजी ने सर्वप्रथम सतारा को हड़प लिया। इसके पश्चात जैतपुरा, बघात, उदयपुर, नागपुर, संबलपुर और झांसी के राज्यों को अंग्रेजी राज्य में क्या दिया, मिला लिया, उसने अपने अधीन कर लिया। अब देखिए उद्देश्य क्या था इसका। स्वतंत्र भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्य के अधीन लाना। जो स्वतंत्र राज्य थे, जो जिन पर अभी डलहौजी ने नियंत्रण नहीं कर लिया था, उनको क्या करना था, अपने अधीन लेके आना था, ताकि उनके जो संसाधन हैं उनका अधिक से अधिक दोहन किसके अधीन किया जाए, किसके किसके जो है कि क्षेत्र में किया जाए, ताकि उनके अधिक से अधिक धन का प्रयोग कंपनी के लाभ के लिए किया जाए, उनके संसाधन का दोहन किया जा सके। फिर दूसरा, भारतीय नरेशों को दी जाने वाली पेंशन और उपहार से वंचित कर देना। ये देखिए पेंशन और उपाधि है बच्चों, ये उपहार नहीं है, उपाधि इसको बोलते हैं, उपाधि। तो इसका कहने मतलब पेंशन उपहार है, उपहार नहीं उपाधि है, उपाधि भी वंचित कर दिया। मतलब जो भी भारतीय शासक हैं जिनको हम पेंशन दे रहे हैं उनको पेंशन हम अब नहीं देंगे। उसने कहा जो उपाधियां जो धारण कर लेते हैं, विक्रमाजीत, राजा, महाराजा, महाराजाधिराज, ये सब उपाधियां हम नहीं देंगे भैया, अब तुम्हारा जो सीधा सीधा नाम है वही नाम रखो, हम उपाधि नहीं देने देंगे। जैसे कर्नाटक और तंजौर के नवाब से उपाधि और पेंशन से वंचित कर दिया, थप्पड़ मारता था, उपाधि नहीं तुमको धारण करना है, पेंशन तुमको हम नहीं देंगे। कहते हैं कि भैया इतना नाक में दम कर दिया था अंग्रेजों ने कि राजाओं को जो है नाक रगड़नी पड़ जाती थी, ये स्थिति बना दिया था अंग्रेजों ने। उनको ये पता था, कहते हैं ना कि एक बार अगर जो है कि आपने किसी पर अपना कब्जा जमाने दे दिया तो वो आपसे जो चाहेगा सो करवाएगा। अंग्रेज वही करवा रहे थे, नहीं तो इतने में तो अंग्रेज़ को निपटा दें। औरंगजेब आप देखिए, औरंगजेब था, शाहजहाँ था, थोड़ा सा कोई इधर उधर करते थे, धावा बोलकर उनकी पूरी मंडी वो कंपनी समाप्त कर देते थे, उनकी जो फैक्ट्रियाँ होती थी उनको तहस नहस करवा देता था। कि मजाल क्या थी कि जो है कि वो आंख उठाकर ये छोटी सी कंपनी, अंग्रेज कंपनी देख ले। लेकिन जब आप टुकड़ों में विभाजित हो जाएंगे, जब आपका क्षेत्र टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा तो आप पर कोई भी आंख दिखाएगा और आपको कोई भी लूट कर चल देगा। अब तीसरा है, ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मर्जी से नवाब की नियुक्त करती थी, साथ ही सारा प्रशासन एवं राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण हो जाता था। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति सहायक किसी भी राज्य पर अगर कंपनी का नियंत्रण हो जाता था तो नवाब, पहले तो नवाब को नियुक्त, जो भी व्यक्ति नवाब नियुक्त होता था वो अंग्रेज़ों के इशारों पर काम करता था। और दूसरा अगर इधर उधर किया तो पढ़ के मुड्डी घुमाते थे, कहते चल तू निकल निकल। जैसे मीर जाफ़र नहीं था, मीर जाफ़र को कई बार हटाए, उसके बाद मीर कासिम को लेके आए, मीर कासिम को हटाए, फिर मीर जाफ़र को लेके आए। मतलब अपने तरीके से जिसको चाहते थे तिसको सत्ता बैठाते थे कि जो हम कहें सो करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। फिर सारा प्रशासन मतलब होता है कि पूरे राज्य पर नियंत्रण किसका था, अंग्रेजों का था। राजस्व मतलब जितना अधिक से अधिक लगान वसूल सकते थे वो कंपनी अपना वसूल सकती थी। तो इस तरह से बच्चों ये पाठ 3 है और पाठ 3 का ये प्रश्न उत्तर है। अब आप जो भी बच्चा पढ़ा होगा, मेहनत से अगर पाठ को बहुत तरीके से अध्ययन किया होगा, उसको कोई परेशानी नहीं होगी, वो अच्छे से समझेगा और अच्छे से इसका उत्तर लिख के चलाएगा। नमस्कार बच्चों।